हेलो एंड वेलकम प्राइम टाइम आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। विंटर में ट्रिपल डैमिक, जी हाँ, ट्रिपल डैमिक अटैक कर रहा है। आप सोच रहे होंगे पैंडेमिक तो सुना है, लेकिन ये ट्रिपल डैमिक क्या है? फ्लू, आरएसवी और कोविड-19, जी हाँ, ये तीनों ही आपका पीछा कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि विंटर है और कोई बीमारी नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। और ख़ासतौर पर लॉन्ग कोविड आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। अगर अमेरिका में देखा जाए तो 12 to 15%, करीब 15% ऐसे लोग हैं जो कि लॉन्ग कोविड सिम्टम्स से जूझ रहे हैं। इस स्पेशल टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर साद ज़हीर, जो कि चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं टैक्सास से। और साथ ही साथ आपको बता दें, खास बात, इमर्जिंग पैथोजेनिक इन्फेक्शन, जो कि अमेरिका में 12 एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है, उसमें से डॉक्टर साद ज़हीर एक हैं, स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर, ये ट्रिपल डैमिक जो टॉपिक है, इस पे खासतौर पर विंटर पर इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम ट्रिपल डैमिक बोलते हैं तो लोग समटाइम डर भी जाते हैं। कई बार लोगों को नहीं पता होता कि आखिर ये ट्रिपल डैमिक क्या है। लोग सोचते हैं अच्छा फ्लू है, ठीक है, फ्लू ठीक हो जाएगा। आप इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे ट्रिपल डैमिक को? ठीक है, सारा जो रिसेंट स्टडीज़ की गई हैं उसमें कोविड, आरएसवी और फ्लू, उसके केसेस देखे गए हैं। और ये केसेस काफ़ी दफ़ा देखे गए हैं जब ये इंटरमिंगल हो जाए या कोमिंगल हो जाए या इनका एक साथ असर हो रहा हो। तो इस सूरत में जो एपिडेमिक आएगा वो एक कॉम्बिनेशन से आएगा, जिसमें कोविड भी मौजूद हो सकता है, पेशेंट्स को फ्लू भी लग सकता है। स्पेशली वो पेशेंट्स जिनकी आप कहते हैं इम्यूनिटी कम है या उन्हें आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स कहते हैं, उनमें ख़ास तौर पे ट्रिपल एपिडेमिक या ट्रिपल डैमिक हो सकता है। और मुख्तलिफ अलामतें, मुख्तलिफ सिम्टम्स और साइंस जो हैं वो देखे जा सकते हैं। जी सर, देखिए, लॉन्ग कोविड जो है ना, इसको लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा समटाइम कन्फ्यूजन होता है। एक तो विंटर में हम देख रहे हैं कि लॉन्ग कोविड के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कोविड के भी केसेस आ रहे हैं, आरएसवी, फ्लू, ये तो केसेस हो ही रहे हैं। लेकिन ये लॉन्ग कोविड को थोड़ा सा आप समझाएं। समटाइम ये चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आप इसे थोड़े से आसान शब्दों में हमें समझा सकें। सर, जो बेसिकली आप अगर देखें तो पिछले 2 सालों से या 3 साल से कोविड के सिम्टम्स जो हैं वो लोगों में अकर हुए थे, लेकिन किसी किस्म की कोई स्टडीज़ नहीं की गई थी कि क्या कोविड के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इस तरह आपको पता है कि ब्रेन या कैंसर के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को पता होते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में पिछले 40 साल की स्टडी है, लेकिन कोविड में इस तरह की कोई स्टडी मौजूद नहीं है। लेकिन उन्होंने जो मुख्तलिफ़ किस्म की अभी तक रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ की हैं, उनमें देखा यह गया है कि कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनमें मुख्तलिफ सिम्टम्स पाए गए हैं, उसको लॉन्ग कोविड कहा जाता है। सो सादा अल्फाज में कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स आफ्टर 2 साल में या साल के बाद, उनमें लोगों में फटीग देखी गई है, इरिटेबिलिटी देखी गई है, लोगों में नमोनिया, लंग फंक्शनिंग कैपेसिटी, सांस फूलना, उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखे गए हैं, जिसको आप सादा अल्फाज में कहते हैं कि भाई पेशेंट्स को लॉन्ग कोविड सिम्टम्स जारी हैं, तो ये लॉन्ग कोविड कहलाया जाता है। सर, अगर हम विंटर में देखें तो खासतौर पर जो आरएसवी के केसेस हैं वो तेजी से बढ़ते हुए नजर आते हैं, बढ़ भी रहे हैं। और अभी क्योंकि विंटर अभी चल रहा है तो जाहिर सी बात है केसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। आप आरएसवी को लेकर लोगों को किस तरीके से अवेयर करना चाहेंगे, किस तरीके से अलर्ट उनको देंगे? सो पहली बात तो ये है कि आरएसवी के, जैसे आपने मेंशन किया, केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे पास पॉजिटिविटी रेट्स जो थे वो 10% थे। इस अभी आपने फॉल का सीज़न जो भी पास हो रहा है, इसमें 15 से 25% हो सकते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक है। और एज़ फार एज़ लाइक इसकी क्या ट्रीटमेंट है, इसमें यही है कि बच्चों में या वो पेशेंट्स जो एल्डरली हैं या जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है, उनको वैक्सीनेशन दी जाए। वैक्सीनेशन की आजकल शॉर्टेज है क्योंकि एक तरह से मैस हिस्टीरिया भी फैला हुआ है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। आरएसवी के अमूमन 99% पेशेंट्स है वो रिकवर हो जाते हैं। सर, हम कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में तो समटाइम लोगों को समझ में आता है कि ठीक है, वैक्सीन है, बूस्टर है, वो लगवाना है, लेकिन आरएसवी की वैक्सीन किस तरीके से काम करती है, कितनी इसमें वैक्सीन लेनी चाहिए, इसके बारे में ज़रा आप जानकारी दें। सो आरएसवी जो है उसको रिस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस कहा जाता है, जो आपके बेसिकली लंग्स पर इफेक्ट कर सकता है और फेफड़ों में ये काफ़ी जो है वो लॉन्ग टर्म इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, स्कारिंग हो सकती है, सांस का मसला हो सकता है। जहाँ तक इसकी वैक्सीनेशंस है, इसकी एडल्ट वैक्सीनेशंस की डोज हैं और यंगर जो या इन्फेंट्स हैं या 3 मंथ्स हैं,
उनमें, ख़ासतौर पे उनमें जिनमें ऑलरेडी कंजेनिटल कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं प्रीमेच्योर, या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनमें पहले ही क्रॉनिक लंग कोलैप्स है या लंग डिजीज़ हैं या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, उनको एक वैक्सीन की डोज है जो आप 3 या 6 महीने में दी जा सकती है या एट बर्थ दी जा सकती है। तो वो डेफिनेटली आप डोजेस बता सकते हैं। फ्लू के बारे में आप क्या जानकारी देंगे, क्योंकि हमने गर्मियों में देखा कि जी। फ्लू के काफ़ी ज़्यादा केसेस थे, लेकिन अब जो विंटर है तो विंटर में फ्लू के जो केसेस है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? सो विंटर में जो फ्लू है उसमें तो ये है कि फ्लू शॉट, सबसे पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंशन कर सकते हैं तो फ्लू की शॉट ज़रूर लगाएं, ख़ास तौर पे वो जो सर्टेन एज 65 साल से अबव हैं, जिनमें किसी किस्म की इम्यूनिटी का मसला है, उनको फ्लू शॉट्स ज़रूर लगानी चाहिए। और ये जैसे आपने मेंशन किया ट्रिपल डैमिक हो सकता है कि किसी पेशेंट को जिसको फ्लू का इफेक्ट हुआ हो, हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपको फ्लू हो गया है, क्योंकि अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो हमें नहीं पता कि आपको कोविड हुआ है, फ्लू हुआ है या आपको RSV है, कोई और डिजीज़ हुई है। जी। तो आप ज़रूर, अगर इवन आप पे अलामतें भी हैं और कई हद तक तो CDC में ये भी कहा जाता है कि भाई अगर पेशेंट को 3 महीने हो गए हैं तो ज़रूर अपने आप को कोविड या फ्लू की वैक्सीन लगा लें। वजह यह है कि आपको श्योरिटी नहीं होती, इवन आपको श्योरिटी भी है तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सिर्फ 3 या 6 महीने के लिए होती हैं, उसके बाद आप दोबारा ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन के। क्या ऐसा हो सकता है कि विंटर में किसी को एक साथ ये तीनों चीज़ हो जाए? इस तरह के केसेस क्या आपने देखे हैं, फ्लू, RSV, कोविड-19? जी, अभी तक जो केसेस आए हैं फ्लू और कोविड के तो केसेस आए हैं जो एक ही पेशेंट्स में देखे गए हैं। RSV के पेशेंट्स के बारे में है, लेकिन कोई कंफर्म ट्रिपल जो है वो नहीं देखी गई। तो क्या ये सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ जाती है पेशेंट्स की अगर उसे फ्लू भी होता है, कोविड-19 भी होता है, ये दो चीज़ें अगर एक साथ किसी पेशेंट को हो जाए तो जाहिर सी बात है कोविड-19 तो वैसे ही अगर वो किसी को होता है तो एकदम से जो शख्स है या इंसान है वो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ऐसे में फ्लू भी हो गया तो हालात क्या ज़्यादा बिगड़ जाते हैं? जी बिल्कुल, आप देखें अगर लंग्स पे आपके एक वायरस इफेक्ट कर रहा है और मल्टीपल वायरस इफेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उससे आपकी जान को काफ़ी ख़तरा लाक होता है, पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जी। अब खास तौर पर अगर हम ट्रिपल डेमिक की बात करते हैं तो अभी भी लोग समटाइम जो है समझ नहीं पाते हैं उसको कि हमें क्या, कई बार अगर कोविड-19 हुआ है तो लोग समझ लेते हैं शायद फ्लू है। आपको लगता है कि क्योंकि आपके पास इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ट्रिपल डेमिक के, आपको लगता है कि पेशेंट्स जो है अभी भी उतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं जितना उनको होना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर आप हेल्थ एजुकेशन देखें एंड कंसर्न्स देखें तो चूँकि कोविड की काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि वैक्सीनेशंस के नंबर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लोग एक तरह से मास्किंग की एब्सेंस में लोग ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कराएंगे। क्योंकि पहले ये था कि पिछले 2 साल अगर आपने देखा जाए तो लोगों ने मास्क पहने हुए थे। मास्क जो है वो किसी किस्म की ड्रॉपलेट या सांस के ज़रिए आने वाली मुतअद्दिद बीमारी के ख़िलाफ़ फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस होती है। अगर आपने मास्क पहनना छोड़ दिए, आप ये सोच रहे हैं कि कोविड नहीं फैल सकता, लेकिन कोविड की जगह RSV और फ्लू दोनों जो हैं वो छींकों से और ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं, कहीं भी आप सिक्रीशंस करें या टच करें सरफेसेस को तो आपको हो सकती है। तो उसकी वजह से डेफिनेटली एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है, लोगों को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये इंतहाई ख़तरनाक डिजीज़ हो सकती है। इन द एब्सेंस ऑफ कि अगर आप मास्क नहीं पहन रहे और आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो आप बहुत ससेप्टेबल हैं। सर, हमने देखा है कि अभी विंटर में भी कुछ लोग तो एहतियात के तौर पे लगा लेते हैं मास्क, लेकिन अब अभी भी हम देख रहे हैं, आप अमेरिका के अलग अलग स्टेट की बात करें, ह्यूस्टन या टेक्सास की भी बात करें, तो मास्क को लेकर उतने ज़्यादा आप सीरियस नहीं रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि विंटर में केसेस तो आ रहे हैं ट्रिपल डेमिक के, फ्लू के भी, RSV के भी और कोविड-19 के, और लॉन्ग कोविड तो लोग झेल ही रहे हैं, सिम्टम्स अभी भी बने हुए हैं। तो ऐसे में से मास्क को लेकर आप लोगों को क्या सजेशन देंगे? जी, मास्क के तो आइडियली तो यही है कि मास्क पहनें क्राउडेड स्पेसेस में, और अगर आप कोविड या फ्लू के किसी पेशेंट के पास हैं या आप इन क्लोज कांटेक्ट हैं तो मास्किंग जो है वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। हैंड वॉशिंग, मास्किंग, ये बेसिक हाइजीनिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पे आपको कहा जा रहा है। जहाँ तक मास्क ना पहनने का, अगर आप क्राउडेड एरिया में नहीं पहन रहे तो आप अपने आप को वनरेबल कर रहे हैं या आप उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ आपको कोविड नहीं तो फ्लू नहीं तो RSV, तीनों किस्म के ख़तरात से आपको जो है डील करना पड़ता है। सो इट्स सेफर कि आप मास्क पहने, खास तौर पे क्राउडेड स्पेसेस में। जी सर, अब अभी पिछले कुछ महीनों से आपने बहुत सारी CDC के साथ मीटिंग्स की हैं,
ज़्यादातर आप अलग अलग स्टेट्स में भी गए, टेक्सास में, तो आप उस चीज़ को हैंडल भी कर रहे हैं और आप उन 12 इन्फेक्शन डिजीज़ नेशनल एक्सपर्ट्स में से भी एक हैं जो इस पूरे मामले को देखते हैं। सर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी डिजीज़ एक्स की भी बात हो रही थी जिसमें बोल रहे थे कि मोर देन 50 मिलियन लोग मारे जाएंगे, और अभी भी हम देख रहे हैं ना फ्लू जा रहा है ना RSV जा रहा है, कोविड-19 तो खत्म ही नहीं हो रहा, बल्कि बीच में एक बार ये कहा गया कि शायद कोविड-19 खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर, एज एन एक्सपर्ट आप इसे अमेरिका में किस तरीके से देखते हैं, एपिडेमिक को, ट्रिपलडेमिक को? ठीक है, सारा मैंने आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है ये। आप जो इस वक्त आप सिचुएशन देख रहे हैं वो गियर अप हो सकती है एक नए किस्म के म्यूटेशंस की तरफ। फॉर एग्जांपल, आपने देखा है कि कोविड में मुख्तलिफ किस्म के वायरस के वेरिएंट आते रहे हैं जिन्हें VOC कहा जाता है, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। लेकिन ख़तरा जो ये महसूस किया जा रहा है कि कई किसी किस्म से म्यूटेशन से या जेनेटिक चेंजेस से आपके पास ऐसा वायरस ना डेवलप हो जाए जिसे आप एक्स कह रहे हैं, डिजीज़ एक्स। तो वो डिजीज़ उसका ख़तरा बिल्कुल मौजूद है, और जो म्यूटेशन है और रेजिस्टेंस है अगर वो डेवलप हो जाए तो एक ऐसी डिजीज़ आ सकती है जो आपको तीनों की जो है कॉम्बिनेशन हो, या फिर उसमें ये हो कि ऐसा स्ट्रॉन्गर वायरस पैदा हो जाए जो ह्यूमन रेजिस्टेंस जो है उसके ख़िलाफ़ डेवलप ना हो, यो वैक्सीन इफ़ेक्ट्स ना कर सकती हूँ, तो उससे काफ़ी ख़तरा महसूस किया जा सकता है। अब ये जो केसेस हैं, आपको लगता है कि अमेरिका में ही इस तरह की चीज़ ज़्यादा है, या जो दूसरे देश हैं उनमें भी इस तरह के केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? आपकी रिसर्च क्या बोलती है? सर, अगर आप देखें तो जो पेंडेमिक्स हैं उनकी हिस्ट्री यही है कि वो ज़्यादातर बाहर के मुल्कों से अमेरिका आए हैं। अगर आप HIV से लेके कोविड देख लें या एबोला देख लें या एमपॉक्स देख लें, तो ये सारे के सारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट से यहाँ आए हैं। चूँकि वहाँ एक सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा हैं डिज़ीज़ के फैलने के और स्प्रेड होने के। इसी को अगर आप बात को देखें तो जब ये कोविड है, कोविड में हम ये कर रहे हैं एक नई चीज़ जो है सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे, या अभी इस वक्त वो बात कर रहे हैं कि बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लागू करें कि जो आपके स्पेसिमेन हैं लॉन्ग फ्लाइट्स में उनको चेक किया जाए, जो स्टूल स्पेसिमेन है, जो यूरिन है। सो सैन फ्रांसिस्को में बाकायदगी से चेक हो रही है कि किस फ्लाइट में किस किस्म के वायरस और बैक्टीरिया जो है आपने स्टूल या यूरिन स्पेसिमेन में फाइंड किए हैं जो आप बाथरूम के स्पेसिमेन यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में इस वक्त सारे तकरीबन 192 से ज़्यादा जगह हैं जहाँ वेस्ट वाटर सर्वेलेंस हो रही है, जो मुतअद्दिद किस्म की बाथरूम में लोग फ्लश करते हैं, टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका जो वेस्ट वाटर होता है वो रोज़ाना चेक होता है। अब इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए कि आपको सिचुएशन अवेयरनेस चाहिए। जब लोग बीमार होके ER जाते हैं तो आपको उससे 5 या 6 दिन पहले पता हो चुका होता है कि आप कोविड के इंक्रीज नंबर्स देख रहे हैं जो इंतहाई खतरनाक है। तो यानी कि सर इसको ये कहा जाएगा बहुत एडवांस प्लानिंग पे अमेरिका चल रहा है। सर, इस एडवांस प्लानिंग को और ज़्यादा समझेंगे कि आखिर अमेरिका में जो है किस तरीके से हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है इन सब चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे हैं और आपको किस तरीके से बचाएंगे, क्या उनकी बड़ी प्लानिंग है। इस पर लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे डॉक्टर साद ज़हीन के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। The Made to Move sales event is now at Big Star Cadillac. Drive any new Cadillac sedan or crossover for only $1 down. Like the new 2023 XT4 for only $379 a month for 39-month lease, or purchase and choose 1.9% APR plus $500 bonus cash. At Houston's Cadillac to your door dealer. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat.
to make sure I'm in the right car seat. Hey, Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक। प्राइम टाइम आप देख रहे हैं और डॉक्टर साद ज़हीर जो कि चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं टेक्सास से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। सर, आप ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि एक बड़ी प्लानिंग की हुई है, यानी किसी एरिया के पर्टिकुलर एरिया के लोगों को क्या बीमारी है, कोविड, फ्लू या RSV में चल रहा है, ये उन तक की जानकारी पहले से ही पहुँच जाएगी। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग पर एक तरह से कहा जाए कि काम चल रहा है। जी सारा अभी काफ़ी अमेरिका में एडवांस टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है। जो अस्पतालों में इस वक्त जिस किस्म के मरीज़ जाते हैं उनके नंबर्स जो हैं वो CDC और अमेरिका में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास दिए जाते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन में उनकी डी आइडेंटिफाइड डेटा होता है। डी आइडेंटिफाइड में ये होता है कि आप पेशेंट्स के कोई नाम, पता या उनका एड्रेस वगैरह नहीं होता, लेकिन उनकी जो अलामतें हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी दिन 200 से ज़्यादा पेशेंट्स देख लिए कोविड के सिम्टम के साथ, तो एक तरह का अलर्ट है। ये एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल ये है कि आपका जो वेस्ट वाटर है उसमें आप सैनिटेशन प्लांट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। और तीसरा जो है वो ये है कि आपके पास डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स हैं जो सर्वेलेंस नेटवर्क कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप किसी जगह हेल्थ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं तो वहाँ उसी वक्त जो टेस्टिंग के बाद स्पेसिमेन पहुँचाए जाते हैं जिनमें अगर कोई ख़तरनाक या कोई ऐसा एबनॉर्मल वेरिएंट देख लिया जाए तो उसको CDC टेस्टिंग के पास फ़ौरन 24 घंटे के अंदर जहाज़ पे भेज दिया जाता है, जो CDC की हाई टेक लैब से टेस्ट होके वापस आ जाता है। तो उसमें कोई गैप नहीं होता। और दूसरी बात, जैसे ही पेशेंट्स का पता लगता है तो उनके साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो जाती है कि जो लोकल हेल्थ एम्प्लॉयज़ हैं वो जाके देखते हैं कि क्या पेशेंट के आसपास वाले कोई ऐसे लोग हैं जिनके सिम्टम्स हैं या पेशेंट जिनके साथ गए हैं। सो इससे डिज़ीज़ जो है वो का फैलाव रोका जा सकता है। और ये चीज़ काफ़ी जगह तजर्बा में इस्तेमाल हो चुकी है। फॉर एग्जांपल TB, और इसका बड़ा 100% सक्सेस रेट होता है। तो ये अमेरिका के तमाम स्टेट्स में अभी फ़िलहाल किया जा रहा है जी, या कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स? नहीं, इस वक्त अमेरिका में तमाम स्टेट्स पे लागू है और ये एक लॉ है जिसके तहत ये पाबंद किया गया है हॉस्पिटलों को और बाकियों को कि वो अपनी इंफॉर्मेशन लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट जो CDC और स्टेट के साथ शेयर करते हैं उनको दी जाए। सर, वैक्सीन को लेकर यहाँ पर मेरा एक सवाल है। वैक्सीनेशन को लेकर जो जिन लोगों ने पहले वैक्सीन लगवा ली है, फिर बूस्टर आ रहा है, फिर एक और बूस्टर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि अच्छा अब म्यूटेंट हो गया है, अब B1 B2 आ गया है, अब ये आ गया है, अब डिजीज X आने वाला है। तो ये वैक्सीनेशन को लेकर लोग बहुत ज़्यादा, एक तो उनको कन्फ्यूजन भी है और दूसरा थोड़ा लापरवाही भी शायद बरत रहे हैं। अगर 2 या 3 बार उन्होंने वैक्सीन लगवाई है फिर वो सोचते हैं कि अच्छा बूस्टर आया, हमें लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो वैक्सीनेशन को लेकर लोग जो ऐसा सोच रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या इतनी लापरवाही, शायद लापरवाही कहें या ये कहें कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा? सर, इसको 2 चीज़ों का कहा जा सकता है कि एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दी गई है जिसकी वजह से लोग बर्न आउट कर गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ जी, तो वो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। एक तो इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन आप कहें कि लोगों का इन्फॉर्मेशन जो है वो सादा आसान अल्फाज में टिकटॉक है या कोई और एक ऐसा चैनल जिससे वो अपनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और उस पर ज़्यादातर जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो आपको ऐसे हैं जो मुस्तनद नहीं हैं और उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो जहाँ तक कोविड है, आप कोविड की हिस्ट्री देखें, आपका पोलियो की हिस्ट्री है, पोलियो की 50 साल की है, मुख्तलिफ़ किस्म के मुतअद्दिद बीमारियों की, TB की 100 साल की हिस्ट्री, तो आपको पता है कि क्या वैक्सीन लेनी है नहीं। कोविड की हिस्ट्री सिर्फ 2 साल की है। कोविड में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ अभी करनी बाकी हैं। कोविड में जो उन्होंने वैक्सीन का इस्तेमाल किया था उसको EUA कहते हैं, इमरजेंसी ऑथराइजेशन एक्सेस। केस में आपको कोई किस्म की लॉ सूट नहीं हो सकता क्योंकि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी आप एक एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशन को अप्रूव करके, क्योंकि ये एक बहुत लंबा रिगरस प्रोसेस है, इसमें 10 सालों लग जाते हैं। लेकिन चूंकि पेंडेमिक आया था, लोग मर रहे थे
और कोविड जो है वो 70% या 90% इफेक्शियस थी और इफेक्टिव थी। तो आप इफेक्शियसनेस पे देखते हैं कि भाई कितनी इफेक्टिवनेस है, और एफिकेसिस जो है वो अगर मेडिसिन है तो आप उसको दे देते हैं। तो कोविड में एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस हो रही थी, और दूसरी बात यह है कि इंफॉर्मेशन जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी। जहाँ तक जनरल पब्लिक को है, आप ज़रूर बूस्टर लगाएं। बूस्टर लगाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके लोगों को सर यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी है कि कौन सा वाला बूस्टर, एक गया फिर दूसरा गया, जी जी, और वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं, मैं सच बताऊं, मुझे भी है। आप सोचेंगे एक लेमैन के तौर पर अगर कोई सवाल करता है कि अब कौन सी वैक्सीन लगवा ली जाए, मान लीजिए अगर किसी ने जो पीछे की 3 वैक्सीन है वो लगवा रखी है, बूस्टर भी लगवाया हुआ है, तो क्या उसे अभी भी कोई वैक्सीन लगवाने की जरूरत है कोविड के लिए? जी देखें, बूस्टर अगर लगाया हुआ है आपने और रिसेंट लगाया हुआ है तो आपको इस फिल वक्त आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं, अगर लगवाए हुए 6 महीने हो गए तो आपको फिर 2023 में जो वैक्सीन उन्होंने कहा है सितंबर में उनकी नई डोज आई है, उसको लगाने का आपको मतलब एडवाइस है। अब इसकी रीजनिंग क्या है इसके बिहाइंड कि भाई आप क्यों कह रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन जो लगाई जाएं? क्योंकि जी देखें, कोविड जो है वो एक नेशनल फिनोमेना नहीं है, ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स और म्यूटेशंस के साथ कोविड वायरसेस आ रहे हैं। या तो ये होता है कि जिस तरह कोविड वायरस एक दफ़ा आ गया, आपको एक इसके साथ एग्जांपल देख लें, आप हर साल जो है फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लू के जो जरासीम हैं वो हर साल जो है वो म्यूटेट होकर एक नई फॉर्म में आते हैं। तो एक साल पहले जो आपने वैक्सीन लगाई वो अगले साल के लिए कारआमद नहीं होती। तो आपको ये देखना है कि आपने भी उसी तरह म्यूटेट या उसी तरह अपने आप में तब्दीलियाँ लानी है जिस तरह कोविड वायरस ला रहा है। जिस तरह हम फ्लू के लगाते हैं, RSV के लगाते हैं, इसी तरह कोविड के लगाने पड़ेंगे। लेकिन अनकरीब जब कोविड इतना अंडर कंट्रोल हो जाएगा कि आपको सालाना एक दफ़ा शॉट लगानी पड़ेगी। तो वो हम मेरे ख्याल में 2024 में वो हम देख रहे हैं कि इसको फ्लू की तरह एक दफ़ा वैक्सीन लगानी पड़ेगी। क्या ये समझा जाए कि विंटर के बाद जो हम ट्रिपल डेमिक की बात कर रहे हैं कि फ्लू के भी केसेस हम देख रहे हैं, RSV के ज़्यादा केसेस हैं, कोविड-19 लॉन्ग कोविड, ये सारी चीज़ें, आपको लगता है कि विंटर के बाद जो है ये केसेस कुछ कम हो जाएंगे? जी डेफिनेटली। देखें, अगर आप विंटर का सीज़न देखें तो उसमें वजूहात क्या होती हैं कि आपके आप देखें जो पॉपुलेशन सेंटर है अमेरिका में, न्यूयॉर्क वगैरह, बॉस्टन में, उसमें लोग जो हैं वो अंदर कॉन्ग्रीगेट सेटिंग में रहते हैं क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे, तो आप अंदर ही रह रहे हैं। तो एक कंटेजियस डिजीज़ है, मुतअद्दी बीमारी है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर एक आदमी को हुआ है तो न्यूयॉर्क में अगर 7 या 8 अफराद एक छोटे अपार्टमेंट में रह रहे हैं या तो वो काफ़ी लोगों को लगा सकते हैं। इसी तरह चूँकि बाहर आउट गोइंग टेम्परेचर्स नहीं हैं तो आप घर के अंदर ही रहेंगे, तो एक आदमी जो है उसका कंटेजियसनेस काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों में जब आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं और आप एक दूसरे से 6 फुट के फासले पे होते हैं। जी सर, अगर हमें RSV, फ्लू, कोविड-19 लॉन्ग कोविड यानी इस ट्रिपल डेमिक से बचना है तो कुछ आप सिंपल से टिप्स दे सकते हैं जो आराम से, क्योंकि लोगों को अगर ज़्यादा टिप्स दे दिए जाएं तो कई बार उनको नहीं समझ में आते हैं, वो सोचते हैं ज़रूरत नहीं है करने की। तो कुछ ऐसे टिप्स जो वो फॉलो करें और ट्रिपल डेमिक से बच जाएं। बिल्कुल सारा, मैंने एक वेरी वैलिड क्वेश्चन, और इसमें सबसे आसान बात यह है कि आप हैंड वॉशिंग, आप सर्फेसिस को टच करते हैं, अपने हाथ धोएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि इस वक्त जो स्टडीज़ की जा रही हैं उसमें वो कह रहे हैं कि 62 से ज़्यादा, 62 से ज़्यादा ऐसा वायरसेस हैं जो आपको नहीं लग सकते अगर आप हाथ धोएं। आप सिंपल मेजर्स इस्तेमाल करें। अगर आप किसी क्राउडेड जगह पे जा रहे हैं जहां आपको लोग लग रहा है कि लोग खांस रहे हैं कुछ, बिकॉज यू डोंट नो किस में क्या बीमारी है, आप मास्क पहन लें। और ये नंबर 2 हो गया। जी, मास्क और हैंड हाइजीन। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि बूस्टर शॉट ले लें, क्योंकि कोविड में इस वक्त जो है इट्स इवॉल्विंग डिजीज। अगर 6 महीने पहले भी बूस्टर शॉट लिया तो लेना पड़ेगा। ले लें 6 महीने और पहले। दूसरी बात जो आप हाथ धोने की बात कर रहे हैं उसमें कोई कोई पर्टिकुलर तरीका है कि कुछ मिनट धोना है या फिर कोई तरीका अगर आपको कहते हैं कि आप 4 दफ़ा या 3 दफ़ा हैप्पी बर्थडे टू यू करें और उसमें आपको जो है हाथ धोने का, लेकिन बेसिक बात यह है कि आपने हाथ इस तरह धोने हैं कि आपको 1 या 2 मिनट लगे। आप फौरन, यानी 2 मिनट तक धोना है। हाँ, 1 मिनट तक आप कम से कम 60-50 सेकंड तक आप हाथ धोएं और रिगरसली तो कुछ गाना वाना गा लीजिए कि गाना गाते गाते हाथ धोएं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से बच जाएंगे। अगर सर हम खास तौर पर ह्यूस्टन की बात करें, ह्यूस्टन में आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ट्रिपल डेमिक से ह्यूस्टन टेक्सास
बचा हुआ है या फिर यहाँ पर अटैक ज़्यादा है? जी देखें, बीमारी जो है वो किसी जगह किसी को देख के नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ जो है कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ लैक ऑफ एजुकेशन है, और कई ऐसे हैं जहाँ आप देखें तो डिस्प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ एक्सेस टू लैक ऑफ हेल्थ केयर है, कि आप वहाँ कोई मेडिसिन नहीं है, वहाँ कोई वैक्सीनेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर वहाँ इस वक्त जो है वो लोगों को जो मसला है वो उसमें कोविड और ये बहुत लोअर बॉटम ऑफ द उनकी इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपने वहाँ आप एक्सेस ज़्यादा करें, वैक्सीन ज़्यादा दें, हेल्थ एजुकेशन ज़्यादा करें, लोगों में आगाही अवेयरनेस बढ़ाएं, तो उसकी वजह से कम हो सकती है। क्योंकि आपको पता है ये ह्यूमन इंट्रैक्शन तो होगा हर जगह, और यहाँ ह्यूमन इंट्रैक्शन है वो ये नहीं देखता कि आप गरीब हैं अमीर हैं, तो आपको बेसिकली आगाही, हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे साथ शेयर करते हैं, और ट्रिपल डैमिक को लेकर जितने आसान भाषा में आपने हमें समझाया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ट्रिपल डैमिक क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिपल डैमिक से कैसे बचा जा सकता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। प्राइम टाइम में बस इतना ही, फिर से होगी आपसे मुलाकात एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लगातार आप देखते रहिए टीवी अमेरिका।